हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम रोमांटिक पीरियड के जो प्रोज राइटर्स थे उनको डिस्कस करेंगे। रोमांटिक पीरियड के जो टाइम था, रोमांटिक पीरियड वो स्पेशली पोइट्री के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। पर इस टाइम में कुछ प्रोज राइटर्स भी थे जो स्पेशली सिर्फ प्रोज के लिए, मतलब जो जिन्होंने सिर्फ प्रोज ही लिखा था, जैसे कि लैम, हैजलिट और ड्यूक क्विंसी। जो इस टाइप के जो रोमांटिक पीरियड्स के जो राइटर्स थे, वो प्रोज राइटर्स हो या पोइट्री राइटर्स हो, जो भी थे, वो फॉर्म या फिर स्टाइल को लेकर ज़्यादा कंसर्न नहीं थे। उनका ज़्यादा कंसर्न था अपनी जो फीलिंग है, अपने आप को जो इमोशनल एक्सप्रेस, अपने जो इमोशन है उनको एक्सप्रेस करना अपनी वर्क में, इस ज़्यादा वो प्रायर मानते थे। और बाद में ये भी था कि इस टाइम में जो स्टाइल हुई थी, जो न्यू क्लासिकल एज में जो ग्रैंड स्टाइल आया था, उनको उन्होंने अपनी जो राइटिंग में नहीं लिया था। और जो उन्होंने अपने प्रोज राइटर या जो अपने एसेज लिखे थे या क्रिटिकल वर्क जो भी लिखा था, वो पब्लिक के लिए नहीं, अपनी जो फीलिंग्स थी, अपने जो विचार है उसको एक्सप्रेस करने के लिए लिया था। इस टाइम में जो राइटर्स भी थे, जैसे कि कोल्ड्रिज, शेली, कीथ, बायरन, जिन्होंने बहुत ही अच्छे क्रिटिकल राइटिंग लिखी थी, चाहे वो प्रोज क्रिटिकल राइटिंग हो, प्रोज भी, या लेटर हो या जर्नल हो, इन्होंने तो लिखे थे। पर क्योंकि ये साथ में पोइट्स भी थे, पर ऐसे कुछ राइटर्स भी थे जिन्होंने सिर्फ प्रोज लिखे थे, जैसे कि चार्ल्स लैम थे, विलियम हैजलिट थे और ड्यूक क्विंसी थे। तो सबसे पहले हम चार्ल्स लैम को डिस्कस करेंगे। तो इनका जो लाइफ स्पैन था वो 1775 टू 1834 तक माना जाता है। इस टाइम के ये चार्ल्स लैम इस टाइम के यानी कि रोमांटिक पीरियड के सबसे ज़्यादा लवेबल पर्सन थे, मतलब प्रोज राइटिंग में। और उनकी जो लाइफ थी वो बहुत ही हम्बल थी, वो बहुत ही ऑनेस्ट थे, और उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस किए थे। ही नेवर मैरिड, उन्होंने कभी शादी नहीं की थी, और अपनी सारी की सारी ज़िंदगी उन्होंने अपनी सिस्टर, जो कि मेंटल फिट्स थी, मतलब मेंटली अनसेटल्ड थी, तो उसके लिए अपनी लाइफ को, तो उसके देखभाल में अपनी सारी की सारी लाइफ उन्होंने लगा दी थी। और उनके जो एसेस थे वो आए थे एसेस ऑफ इलिया, जो कि 1823 में पब्लिश हुआ था। एंड एक और उनका कलेक्शन निकला था एसेस का, लास्ट एसेस, जो कि 1833 में आया था। और उन एसेस में उन्होंने अपनी खुद की पर्सनैलिटी को रिवील किया था। और उन्होंने इसमें इंटीमेटली काफ़ी ज़्यादा रीडर से बात की थी, मतलब अपने बारे में जो भी है, अपने विचार, अपनी पर्सनल बातें बहुत ज़्यादा शेयर की थी। उनके जो पॉइंट्स ड्रीम्स होते, वो अपने जो अनुभव थे उनको शेयर किया था। एंड दिस चेयरफुल एंड हीरोइक स्ट्रगल विच ही मेड अगेंस्ट मिसफॉर्चून, और उनके अच्छे खुशनुमा पल, और किस तरह से उन्होंने अपनी जो ज़िंदगी में जो बुरा दौर आया था उसको किस तरह से उन्होंने स्ट्रगल करके पार किया, ये सारी बातें उन्होंने अपने एसेस में लिखी थी। यानी कि ये जो एसेस उन्होंने लिखे थे वो पर्सनल एसेस थे, इम्पर्सनल नहीं थे। जैसे कि बेकन के जो एसेस होते हैं वो इम्पर्सनल एसेस थे, पर इनके जो एसेस उन्होंने लिखे थे वो अपनी फीलिंग्स को, अपने विचार, खुद के जो विचार थे अपनी लाइफ से रिलेटेड, उनको उन्होंने प्रेजेंट किया था। चार्ल्स लैम वर्ड्सवर्थ की बजाय अगर हम देखें तो वर्ड्सवर्थ क्योंकि नेचर को प्यार करते थे, चार्ल्स लैम क्योंकि वो स्टार्टिंग से ही लंदन सिटी में रहे थे, तो उनका जो इंटरेस्ट था मेन, वो सिटी क्राउड में, या फिर जो सिटी की जो स्ट्रीट्स होती है, यानी कि जो गलियाँ हैं, वहाँ पे किस तरह से लोग रहते हैं, वो किस तरह से अपनी डे टू डे लाइफ जीते हैं, उनका क्या ऑक्यूपेशन होता है, उनकी जो खुशियाँ हैं, उनके जो गम हैं, उन सब को उन्होंने अपनी जो एसेस हैं उनमें लिखा था। और उनमें बहुत ही अच्छे से उन्होंने उनकी जो इंसाइट में, मतलब उनकी जो लाइफ में बहुत अच्छे से किस तरह से उनका सिंपैथेटिकल व्यू, उनका जो साइकोलॉजिकल व्यू, उनकी जो पर्सनल बातें, उनको बहुत अच्छे से इंटरप्रेट किया था अपने एसेस में। और जो चार्ल्स लैम थे वो एक उन एसेस में माने जाते थे जो कि खुद को रिवील करते थे अपने एसेस में, मतलब खुद की विचार रखते थे, पर्सनल थे, जैसे कि मॉन्टेन थे। और इंग्लैंड में इसका जो स्टार्टिंग किया था पर्सनल एसेस को होते कूली। नेक्स्ट है, और उनके जो इट इज़ दिस वंडरफुल कॉम्बिनेशन ऑफ पर्सनल एंड यूनिवर्सल इंटरेस्ट टुगेदर with his rare old style and quaint humor, which have given him essays his perennial charm and earned for him the covetable title of the prince among English essayists। और क्योंकि जिस तरह से जो उनकी जो लिखने की स्टाइल थी, या जिस तरह से वो अपने आप को प्रेजेंट करते थे, जो फॉर्म वो यूज़ करते थे, उसी की वजह से, और इसी की वजह से जो उनको जो चार्म था, उनके चार्म की वजह से ही उनको द प्रिंस अमंग इंग्लिश एसेइस्ट
का जो खिताब भी मिला था। नेक्स्ट है विलियम हेजलिक, जो कि 1778 से 1830 तक इनका लाइफ स्पैन था। और ये चार्ल्स लैम से बिल्कुल अपोजिट थे। जहाँ चार्ल्स लैम एकदम हम्बल थे, ऑनेस्ट थे, वहीं जो ये हेजलिक थे वो थोड़े वॉयलेंट टेम्पर के थे। और उनकी बहुत जो अगर किसी को पसंद करते थे तो स्ट्रॉन्ग लाइक्स एंड डिसलाइक थी, मतलब जिसको अगर पसंद किया तो कर लिया, नहीं किया तो जिससे नफरत होती थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, इनकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, चाहे वो लाइक्स हो या डिसलाइक हो। और वो जो अपनी जजमेंट में एकदम फ्रैंक थे, जो जजमेंट मतलब जो उनके किसी के लिए कोई छवि बन गई या फिर जो उन्होंने जजमेंट दे दिया तो वो उसी पे कायम रहते थे। और एंड नेवर केयर फॉर इट्स इफेक्ट ऑन देम, और जो उन्होंने जजमेंट दे दिया या फिर फ्रैंक होने की वजह से वो जो भी अपने मन में आता था वो कह देते थे, जिसकी वजह से उनके जो और वो उनके जो साइड इफ़ेक्ट्स क्या होने वाले या उसका कंसिक्वेंस क्या होता है इस चीज़ को वो परवाह नहीं करते थे। During the time when England was engaged with a bitter struggle with Napoleon, Hazlitt worshipped him as a hero, and so he came in conflict with the government. और जब इंग्लैंड का स्ट्रगल चल रहा था नेपोलियन के साथ, तो इन्होंने जो हैजलिट थी उन्होंने नेपोलियन को एज ए हीरो प्रेजेंट किया था, जिसकी वजह से ये जो गवर्नमेंट थी सरकार की कॉन्फ्लिक्ट में आ गए थे। और उन्होंने जो अपने एसेस लिखे थे वो एक कलेक्शन में आया था, वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हुआ था। उसका नाम है द स्पिरिट ऑफ द एजेस, जो कि 1825 में पब्लिश हुआ था। और इन्होंने उसमें काफ़ी सारे जो फेमस कंटेम्प्रेरीज थे उनका क्रिटिकल पोर्ट्रे किया था, मतलब क्रिटिकली रूप से उसको एनालाइज किया था या जज किए थे। नेक्स्ट राइटर है थॉमस डी क्विंसी, जिनका लाइफ स्पेन 1785 से लेकर 1859 तक था। और वो इम्पैशन प्रोज राइटर थे। He shared the reaction of his day against the severe classicism of the 18th century, preferring rather the ornate manner of Jeremy Taylor, Sir Thomas Browne and their contemporaries. तो उन्होंने इन राइटर्स को फॉलो किया था या अपनी इन राइटर्स की जो फॉर्म थी उसको फॉलो किया था। The reader is irresistibly attracted by the splendor of his style, which combines the best element of prose and poetry. और उनकी जो राइटिंग थी उसमें प्रोज और पोइट्री का दोनों का मिक्सचर था, मतलब दोनों के एलिमेंट्स इन्होंने इम्बाइब किए थे अपनी पोइट्री में, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हुआ था और रीडर्स इनके प्रति अट्रैक्ट होते थे। In fact, his prose works are more imaginative and melodious than many poetical works. इन्होंने पोइटिकल वर्क्स भी लिखे थे, पर इनका जो प्रोज राइटिंग थी वो बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव थी और मेलोडियस थी, मतलब बहुत ज़्यादा मेलोडी से भरी हुई थी। द डिफेक्ट्स ऑफ हिज स्टाइल आर दैट ही डिस्क्रेस टू मच एंड ऑफन स्टॉप इन द मिडल्स ऑफ द फाइन पैराग्राफ टू टॉक अबाउट सम ट्राइबल थिंग्स बाय वे ऑफ जस्ट। और इनका एक ही डिफेक्ट था कि ये जो जैसे कोई बात कर रहे हैं करते करते वो टर्न हो जाते किसी फालतू की बात या फिर कुछ ऐसी बात जिसमें ज़्यादा सेंस नहीं होता था, तो इस वजह से ये एक ही डिफेक्ट थी इनमें। ड्यू क्विंसी वॉज हाईली इंटेलेक्चुअल राइटर एंड हिज इंटरेस्ट वर वेरी वाइड। और वो बहुत ही इंटेलेक्चुअल राइटर थे और उनका जो इंटरेस्ट था वो काफ़ी वाइड था, यानी उनको काफ़ी ज्ञान था, काफ़ी नॉलेज था उनको। मोस्टली ही रोट in the form of articles for journals, and he dealt with all sorts of subjects about himself and his friends, life in general, art, literature, philosophy and religion. और इनका जो स्कोप था लिखने का वो बहुत ज़्यादा वाइड था। वो अपने बारे में, अपने दोस्तों के बारे में, लाइफ कॉमन जो लाइफ होती है लाइफ इन जनरल, मतलब रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी उसके बारे में, आर्ट के बारे में, लिटरेचर के बारे में, फिलोसॉफी, रिलीजन, सबके बारे में वो लिखते थे। यानी कि वो उनके पास वो जो लिखते थे उसमें बहुत ज़्यादा वेराइटी होती थी। और उन्होंने ऑटोबायोग्राफिकल ऐसे भी लिखे थे, जैसे कि कन्फेशन ऑफ एन ओपियम इंग्लिश ओपियम ईटर, क्योंकि वो खुद एक एडिक्ट थे ओपियम के, तो उन्होंने ये अपने एक ऑटोबायोग्राफिकल स्केच था, यानी कि उसको उन्होंने अपने बारे में भी इसमें लिखा था। इन विच ही हैव गिवन अस इन ए मोस्ट इंटरेस्टिंग मैनर ग्लिम्पसेस ऑफ हिज ओन लाइफ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ओपियम। जब वो ओपियम लेते थे, अफीम की आदत लत से जब वो ग्रस्त थे, तो उनकी लाइफ में कैसी थी उस चीज़ को उन्होंने इसमें पोर्ट्रे किया या पिक्चराइज किया था। ही रोट फाइन बायोग्राफीज ऑफ ए नंबर ऑफ क्लासिकल्स, हिस्टोरिकल एंड लिटरेरी पर्सनेजेस, ऑफ विच द मोस्ट एम्बिशियस अटेम्प्ट इज द सीजरस। हिज मोस्ट परफेक्ट हिस्टोरिकल ऐसे इज जॉन ऑफ आर्क। और जॉन ऑफ आर्क उन्होंने एक ऐसे लिखा जो कि हिस्टोरिकल ऐसे था। इसके अलावा एक उनका एक मास्टरपीस और था राइटिंग में, ऑन द नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ। जो मैकबेथ ड्रामा है या प्ले है उसमें
जब मैकबेथ वहाँ जाता है राजा को मारने के लिए, तो वहाँ पे उसके गेट पे जब नॉक होती है तो उसको लेकर उन्होंने इसमें लिखा था। तो अपने मेनली जो ऐसे तो प्रोज राइटिंग जो पोइट्स थे उन्होंने भी की थी, पर जो ऐसे राइटर्स जो उस टाइम में फेमस हुए थे या जिन्होंने सिर्फ प्रोज राइटिंग की, उसमें तो मेनली 3 थे, चार्ल्स लैम्ब, दूसरा है विलियम हैज़लिट और थॉमस डी क्विंसी। थैंक यू।